Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well, happy, healthy and enjoying. So let's start another lecture of magnetic effects of electric current and हाँ ये वैसे तो लास्ट लेक्चर है. सो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट और अभी हमने जो पढ़ी है बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं. बट अगर आपको ये अच्छे समझ में आ गई हैं तो अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आपको 12th में जब आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ोगे इट विल बी ईजी फॉर यू. मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही ईजी हो जाएगा बट ये रिलेटिवली ईजी होगा अगर आपने इसको अभी अच्छे से समझ लिया है तो. सो ये जो लास्ट टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट शायद अब ये टॉपिक आगे आप नहीं पढ़ेंगे या जेई में या नीट में इससे क्वेश्चन आपको नहीं आएगा. तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट हमें समझना चाहिए बिकॉज हम डेली लाइफ में यूज़ कर ही रहे हैं और उसी के बारे में हमें ना पता हो तो वो एक अच्छी बात नहीं होती है. सो वी शुड नो अबाउट इट. तो आप सब ये तो जानते ही होंगे कि सप्लाई हमें कहाँ से मिलती है एट्सेट्रा. ये सब जो चीज़ें आपको मालूम है ना, कहाँ से आती है. डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. तो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो जो घर के पास पोल्स होते हैं इलेक्ट्रिक पोल्स, वहाँ से सप्लाई हमें आती है. वहाँ से दो वायर्स, एक लाइव और एक न्यूट्रल, ठीक है, या फिर एक फेज और एक न्यूट्रल, हम इस तरीके से उनको बोलते हैं. सो दो वायर्स आते हैं इलेक्ट्रिक पोल से हमारे घरों में. अब इलेक्ट्रिक पोल तक कैसे सप्लाई आती है तो ये तो आप 12th में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग में जाते हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाते हैं तब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे. अदरवाइज़ अभी आपके सिलेबस में उतना है नहीं, बाकी थोड़ा हमें आइडिया होना चाहिए. तो जो बड़े बड़े पावर जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं वहाँ पे एनर्जी तैयार की जाती है विथ द हेल्प ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ क्या कहना चाहिए, द वे ऑफ प्रोड्यूसिंग द एनर्जी, जो कि हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी में पढ़ने वाले हैं. विंड एनर्जी और फिर उसके बाद हाइड्रो एनर्जी, थर्मल एनर्जी. सो देयर आर सो मेनी वेज, सोलर एनर्जी. तो बहुत सारे तरीक़ों से एनर्जी को जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है. ठीक है, जनरेट किया जाता है मतलब वो ऑलरेडी किसी और फॉर्म में है, फिर से उसको हम कन्वर्ट करें. हम लोग एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट किया जाता है, एनर्जी को जनरेट नहीं किया जाता. एनर्जी किसी और फॉर्म में होती है, उससे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं. देन वी ट्रांसफ़र दैट एनर्जी. उसकी भी एक प्रोसेस, थोड़ी लंबी सी प्रोसेस है. एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है तो वो कुछ अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, उसको फिर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर नाम आप सबने सुना होगा, ट्रांसफार्मर मूवी भी देखी होगी. एंड ट्रांसफार्मर जो हैं वो यूज़ होते हैं, देखा होगा, सुना होगा, सो आपको पता है. तो जब एनर्जी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है, उसको फिर ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसमिट करना पड़ेगा ना उसको अलग अलग जगहों पे. ऐसा तो नहीं कि मुझे आज मेरे घर में एनर्जी चाहिए तो यहीं पास में हम पावर स्टेशन खोल लें, पावर जनरेटिंग स्टेशन. नो, बहुत दूर से एनर्जी बन करके फिर वो हमारे पास आती है. तो जब एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, तो उसके लिए एनर्जी, वो जो पोटेंशियल है जो हमारे घर में जो आती है 220 वोल्ट्स है, उसको इतने छोटे पोटेंशियल पे अगर हम लोग एनर्जी को सप्लाई करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लॉस होता है. तो पहले उसको क्या किया जाता है, बूस्ट किया जाता है. तो पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया जाता है और फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है. विद द हेल्प ऑफ दैट लॉसेस कम हो जाते हैं. तो 11 kV, 33 kV, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं. आप अगर थोड़ा सर्च करेंगे इस बारे में तो बहुत हाई रेटेड जो पोटेंशियल की वैल्यू है उस पर जा कर के एनर्जी ट्रांसफ़र होती है. ठीक है, फिर जो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उससे फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे घरों के आसपास जो नियर बाई एरियाज़ में फिर सबस्टेशंस होते हैं, उन सबस्टेशंस पे वो एनर्जी आती है उतने बड़े वोल्टेज लेवल पे, उतनी बड़ी रेटिंग्स पे. जो बाहर आपने कभी देखे होंगे जंगलों के बीच में बड़े बड़े टावर रहते हैं इस तरीके के. सो दोज आर दी जायंट टावर्स. तो उनके ऊपर जो वायर्स लगे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हाई रेटेड वैल्यू की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होती है. सो ये जो एनर्जी हमारे घर के पास जो सबस्टेशंस होते हैं उनमें आती है और फिर वहाँ से स्टेप डाउन किया जाता है. पहले हमने स्टेप अप किया, बूस्ट किया वोल्टेज को, फिर उसको स्टेप डाउन किया जाता है. क्योंकि अगर उतनी हाई वैल्यू की इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आएगी तो जितने अप्लायंसेज हैं सारे के सारे अप्लायंसेज जल के राख हो जाएंगे. ठीक है, तो इसलिए पहले उसको स्टेप डाउन किया जाता है. स्टेप डाउन करने के बाद फिर स्टेप डाउन करने के लिए अगेन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं. स्टेप अप करने के लिए भी ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, स्टेप डाउन करने के लिए भी ट्रांसफार्मर यूज़ होता है. अब ये ट्रांसफार्मर कैसे स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, दैट इज़ इन क्लास 12th. ठीक है, आप एक तरफ से कुछ इनपुट डालते हो, दूसरी तरफ इनपुट बड़ा होकर निकलता है. ठीक है, आप एक तरफ से कुछ इनपुट डालते हो, इनपुट छोटा होकर निकलता है. तो इट डिपेंड्स ऑन दी ट्रांसफार्मर किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, तो वो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे. सो एनर्जी सबस्टेशन पे आने के बाद वहाँ पे स्टेप डाउन हुआ,
फिर वो हमारे घरों में आती है। तो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है उसमें लाइव या फिर फेज और न्यूट्रल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है दैट इज़ 220 वोल्ट्स। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज़ 220 वोल्ट्स। और हमारे जो लगभग सारे अप्लायंसेज हैं वो उसी पोटेंशियल डिफरेंस पे रेटेड होते हैं। क्लियर है? अगर उससे ज़्यादा हम लोग अगर किलो वोल्ट्स मतलब 1 किलो वोल्ट मतलब 1000 वोल्ट्स, 1 किलो वोल्ट इज इक्वल टू 1000 वोल्ट्स। तो किलो वोल्ट्स में अगर सप्लाई हमारे घर में आएगी तो सारे के सारे अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, सर्किट हमें बनाना है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो लेट्स से दिस इज दी पोल। ठीक है, ये पोल है और यहाँ से 2 वायर्स हम घरों में लेते हैं। ठीक है, एक होगा लाइव जिसको हम बोल सकते हैं इनपुट और दूसरा होगा न्यूट्रल। एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर। ये लाइव जो वायर रहता है जो घरों में हम लेके आते हैं, जनरली उसका जो कलर है, इंसुलेशन जो हम लगाते हैं वो रेड कलर का होता है और इसका ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, बट ठीक है, जब नहीं रहेगा कुछ वायर तो हम कुछ और भी लगा लेते हैं, येलो भी लगा लेते हैं, ग्रीन भी लगा लेते हैं। सो लाइव वायर, न्यूट्रल वायर। ठीक, अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी हमें सप्लाई कर रहे हैं उसका जो बिल्स हैं वो कैसे बनेंगे, क्या होगा, उसका सब मैनेजमेंट जो है वो जो देखते हैं उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो वो उसके द्वारा एक फ्यूज़ यहाँ पे लगाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मतलब लगाते हैं वो लोग। ठीक है, ताकि हमारे घरों में अगर सप्लाई ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, फ्यूज़ का काम क्या है, जब ज़रूरत से ज़्यादा करंट फ्लो होने लग जाए तो उसको रोकने के लिए फ्यूज़ का काम आता है कि ये यहाँ पे जब ज़रूरत से ज़्यादा, इसकी कुछ रेटिंग होगी, मान लो 5 एम्पियर, इसकी 5 एम्पियर रेटिंग है, 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट अगर हुआ तो ये जल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो अगर एक्स्ट्रा करंट या फिर ओवरलोड कहते हैं जिसे हम, ज़रूरत से ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट, यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हो गया जो इधर सर्किट बनने वाला है अभी, तो उस केस में मेल्ट हो जाएगा और इट विल ब्रेक द सर्किट। इसके बाद ये कहा जाता है सबसे पहले, अगर आप लोगों को ने ध्यान दिया हो तो, सो दिस वायर गोज टू दी मीटर। ठीक है, यहाँ पे मीटर लगा होता है जो कि हमारे घरों में वो रीड करता है कि कितनी एनर्जी हमने यूज़ की और फिर अकॉर्डिंगली बिल्स बनाए जाते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं वॉट मीटर, या सिंपली आप इलेक्ट्रिसिटी मीटर भी बोल सकते हो, वॉट मीटर। वॉट मीटर क्यों भाई, वॉट को ही तो वो मेज़र करता है ना। तो यहाँ पे क्या है, मतलब बेसिकली एनर्जी कितनी हमने खर्च की वो उसको मेज़र करता है। तो यहाँ पे ये वॉट मीटर लग गया। इसके बाद फिर एक मेन स्विच लगेगा आपके घर का, MCB। ठीक है, यहाँ पे एक मेन स्विच लगेगा। जैसे कई बार बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बादल गरज रहे हैं तो हमें थोड़ा अनसेफ लगता है, तो व्हाट डू वी डू, हम लोग मेन स्विच को ऑफ कर देते हैं। मेन स्विच को ऑफ किया मतलब घर की सारी सप्लाई बंद हो गई। तो दिस इज़ दी मेन स्विच। मेन स्विच जहाँ से फिर घर में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है कि इसके बाद अब कहाँ इलेक्ट्रिसिटी जानी है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है। इसके बाद फिर क्या होगा, नाउ इसके बाद ये आपका आ गया लाइव वायर और ये है न्यूट्रल वायर। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसके बीच में हमें सारे कनेक्शंस पैरेलल में करने हैं। मैंने बताया था आपको घर के कनेक्शंस हमारे सब पैरेलल में होते हैं, क्योंकि अगर सीरीज़ में रखेंगे एक खराब हुआ पूरा सर्किट खराब। मान लो कि मैंने घर के जितने अप्लायंसेज हैं सभी को अगर सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया तो बल्ब में भी उतना ही करंट जा रहा है जितना फ़ैन में जा रहा है, उतना ही AC में, उतना ही गीज़र में, उतना ही रेफ्रिजरेटर में, उतना ही फिल्टर में, उतना ही कूलर में। सो इट विल बी सो अनफेयर ना। ऐसे में तो सर्किट वैसे ही ब्रेक हो जाएगा। एक इसमें अगर बल्ब में अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा करंट भेज दें वैसे ही वो फ्यूज़ हो जाएगा। सो ये जो चीज़ें हैं तो हमें क्या करना होता है, अप्लायंसेस को पैरेलल में लगाना होता है। सो अकॉर्डिंगली उनकी जितनी रेटिंग है उस हिसाब से वो करंट लेंगे। अब जैसे कुछ अप्लायंसेस होते हैं जो हो सकता है कि उसमें एक्स्ट्रा करंट फ्लो हो जाए, कभी कभी ऐसा हो सकता है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, वहाँ पे भी हमें जैसे जो रिस्की अप्लायंसेस हैं उनके साथ भी हमें फ्यूज़ लगाना पड़ता है। या फिर ये बोल सकते हो कि आपने जब एक अप्लायंस कनेक्ट किया तो उसके आगे फिर फ्यूज़ लगा दो, ताकि आगे वाले सर्किट में अगर कुछ फॉल्ट आया तो वो फ्यूज़ ब्रेक हो जाए, ताकि उससे पहले वाले सर्किट बचे रहें। सो यहाँ पे फिर हम लोग क्या करते हैं, चलो पहले हम पहला अप्लायंस लगाएंगे। सो ये हमने लगाया पहले बल्ब। ठीक है, यहाँ से एक बल्ब या फिर लैम्प कुछ भी बोल लो, ये हमने कनेक्ट किया, सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आई, इसमें गई और फिर इससे वापस चली गई। क्लियर है। इसके बाद
इसके आगे वाले सर्किट में अगर कुछ फॉल्ट आया, उससे अगर हमें इसे बचाना है, अभी तो मैं सिर्फ 3 या 4 बनाऊंगी ना, यहाँ पूरे घर में तो कितने अप्लायंसेस आप यूज़ करते हैं भाई। सो हम लोग बस थोड़ा सा पार्ट बनाएंगे सर्किट का। तो ये हो गया एक फ्यूज़, लेट्स से फ्यूज़ 1। अब सबकी अलग अलग रेटिंग्स रहेंगी। अब इसके आगे किस तरीके से हमने सर्किट लगाया है उस पर डिपेंड करेगा कि इसकी रेटिंग क्या होना चाहिए। मान लो यहाँ 15 एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट है और ये 5 एम्पियर पे ही अगर ब्रेक हो जा रहा है तो फिर तो इधर के अप्लायंसेस चलेंगे ही नहीं। सो डिपेंडिंग ऑन कि आपका सर्किट कैसा है उस हिसाब से आपको उस रेटिंग का फ्यूज़ आपको रखना पड़ेगा। फिर लेट्स से यहाँ पे हमने कुछ दूसरा अप्लायंस लगा दिया, मान लो फैन, ये स्विच 1, स्विच 2, इसके साथ एक फ़ैन रेगुलेटर लगा दो, ठीक है, फैन रेगुलेटर एंड हियर वी हैव अ फैन। ठीक है, ड्राइंग कोई बहुत अच्छी नहीं है बट इट्स ओके, काम चला लो। कैसा बनाते हैं यार फैन, ठीक है क्या, ठीक इस तरीके से, और ये यहाँ कनेक्ट हो गया, दिस इज़ फैन। तीसरा और किस टाइप के होते हैं, इसी तरीके से रेफ्रिजरेटर में इसमें उसमें चीज़ें जाएंगे, प्लग्स हमारे, या फिर हम बोल सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर, गीज़र, इन सबको हम एक प्लग में लगाते हैं और आपने ध्यान दिया होगा वहाँ पे 3 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो वो तीसरा पॉइंट क्या है, आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए नई इन्फॉर्मेशन है। फिर से आगे हमने एक फ्यूज़ लगा दिया और ऐसे हमारे पास अब क्या होगा, बहुत सारे सॉकेट्स रहेंगे। यहाँ एक फ्यूज़ हो गया, यहाँ एक फ्यूज़ हो गया, ठीक है, ये आ गया तीसरा कनेक्शन, दिस इज स्विच 3, और यहाँ पे लगा दिया हमने ये सॉकेट जिसमें एक बड़ा सा होल रहता है और ये दोनों छोटे छोटे रहते हैं। ठीक है, सो ये है आपका लाइव, ये है न्यूट्रल, लाइव न्यूट्रल तो रहेगा ही। ये तीसरा होता है अर्थिंग वाला वायर। ओहो, तीसरा कौन सा होता है, अर्थिंग वाला वायर। ये कहाँ पे जाता है, अर्थ पे जाता है। डू यू नो अबाउट दिस, आपको अर्थिंग वायर के बारे में पता है। ये है अर्थ वायर और जनरली ये इसका इंसुलेशन होता है ग्रीन कलर का। तो ये अर्थ वायर का रोल क्या है, अब इसमें क्या होगा, ऐसे बहुत सारे पिन्स लगे होंगे, किसी में गीज़र लगाया होगा आपने, किसी में लैपटॉप, किसी में कूलर, किसी में फ्रिज, लाइक दैट। सो देर आर सो मेनी अप्लायंसेस जो आप इसमें लगाते रहेंगे। अब यहाँ पे जो अर्थ वायर का रोल क्या है, तो अर्थ वायर आपको पता होगा कि अर्थ वायर का काम होता है अर्थिंग, और अर्थिंग का क्या मतलब होता है, जैसे क्या होता है कि जो गीज़र्स हैं, हीटर्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ हैं जिनकी बॉडी कैसी होती है, मेटालिक बॉडी होती है। अब मेटालिक बॉडी है, मान लो कि ये लाइव जो वायर है इसका इंसुलेशन कहीं पे थोड़ा सा ब्रेक हो गया, इंसुलेशन उसका निकल गया, ठीक है, और वो उसका करंट आ गया हमारे किसी भी अप्लायंस की मेटालिक बॉडी में, जैसे आयरन है, प्रेस जो होते हैं ना आयरन, उनकी मेटालिक बॉडी में अगर करंट आ गया, और हम ऐसी चीज़ों को, आयरन को हमें टच करना पड़ता है और हीटर को हमें टच करना पड़ता है, उठा के यहाँ से वहाँ रखा, वहाँ से वहाँ रखा, जल रहा है तभी उठा करके हमने कहीं रख दिया। अब उसकी बॉडी में अगर करंट आ गया तो आप तो जैसे ही टच करेंगे तो भाई बिल्कुल बात ही ख़त्म हो जाएगी। तो अगर उससे हमें बचना है तो बॉडी में जो करंट आता है, बॉडी में करंट आना नहीं चाहिए, लेकिन लेट्स से कि बॉडी में करंट आ गया ड्यू टू सम रीज़न, कुछ भी फॉल्ट की वजह से अगर आ गया, तो उस केस में क्या होगा, ये बॉडी का जो करंट है ये पूरा अर्थ में फ्लो हो जाएगा, अर्थ में फ्लो हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस अर्थिंग वायर। और ये क्या होता है, बहुत ही लो रेजिस्टेंस वायर। ये जो अर्थ वायर है लो रेजिस्टेंस वायर होता है, लो रेजिस्टेंस वायर, ताकि अगर मैं टच करूं, है ना, हमने अगर अप्लायंस को टच किया और अर्थिंग वायर, तो भाई करंट को चूज़ करना है ना पाथ, तो करंट हमेशा कौन सा पाथ चूज़ करता है, लो रेजिस्टेंस वाला पाथ चूज़ करता है। सो इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होगा कंपेयर टू द ह्यूमन बॉडी, या हमारा जो ये जो क्या कहना चाहिए, ह्यूमन फ्लैश, इसके कंपैरिजन में इसका जो रेजिस्टेंस है बहुत ही कम होता है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू माई बॉडी इट विल गो थ्रू दी अर्थ वायर, और वो फिर जो करंट एक्स्ट्रा है वो इधर चला जाएगा। क्लियर है ये चीज़। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसका। इसमें भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे क्या होता है कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को भी 2 पार्ट्स में बनाया जाता है। एक हाई रेटेड करंट वाले अप्लायंसेस जिसमें करंट ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि गीज़र है, हीटर है, इन सब में ज़्यादा आयरन है, यहाँ पे हमें ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो
हाई रेटेड वाली अप्लायंसेस हो गए, और एक पार्ट होता है जिसमें लो रेटिंग्स वाले, लाइक फ़ैन है, बल्ब है, लैंप है, इस तरीके की चीज़ें। तो इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। फिर आपने फ्यूज़ के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है। हमने कहाँ पढ़ा था फ्यूज़ के बारे में? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, ओवरलोडिंग अगर हो रही है, या फिर कहीं पे कुछ फॉल्ट हो गया। कैसा फॉल्ट? किस वजह से सर्किट में करंट बहुत ज़्यादा हो सकता है? मान लो कहीं इस सर्किट में न्यूट्रल और लाइव वायर अगर डायरेक्टली टच कर रहे हैं, डायरेक्टली अगर टच हो रहे हैं, तो वेरी हाई करंट, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। मतलब बहुत ही लो रेजिस्टेंस पाथ मिल जाएगा करंट को, और वेरी हाई करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस सर्किट। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। या फिर कभी हमने क्या किया, एक ही सॉकेट में हम बहुत सारे अप्लायंसेस लगा दिए, हाई रेटेड करंट लेने वाले बहुत सारे अप्लायंस अगर लगा दिए, तो फिर से ओवरलोडिंग होगी। ओवरलोडिंग मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लोडिंग, ओवरलोडिंग, लोड बहुत ज़्यादा हो गया। उस केस में करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होगा सर्किट में, जो कि बहुत सारे कई अप्लायंसेस हैं जो उतना करंट नहीं ले सकते, उनको डैमेज कर सकता है। सो उस केस में ये जो फ्यूजेस हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किस पार्ट ऑफ द सर्किट में इस तरह का डैमेज हो रहा है, ये फ्यूजेस उस तरीके से रेटिंग लगाए जाएंगे, उस रेटिंग के लगाए जाएंगे, और फिर उससे ज़्यादा अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो फिर फ्यूज़ हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और दैट्स हाउ विल बी एबल टू सेव द रेस्ट ऑफ द सर्किट। क्लियर है ये चीज़? तो ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट, फ्यूज़ वायर, उसके बाद ये वॉट मीटर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, ये क्या करता है? ये पूरी रीडिंग लेगा कि आपने पूरे महीने भर में कितने किलोवाट आवर यूज़ किए। 1 किलोवाट आवर को हम क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। सो कितने यूनिट आपने यूज़ किए, ये उसको रीड करेगा, और फिर अकॉर्डिंगली हमारा बिल बनेगा। ये है मेन स्विच। अगर हमें कंप्लीटली कट ऑफ करना है इलेक्ट्रिसिटी को, यहाँ से बंद कर दो, काम ख़त्म। और ये फिर है इंडिविजुअल सर्किट्स। सो और ये अर्थ वायर। सो नाउ I hope you have understood the concept of domestic electric circuit. So this is it about the magnetic effect of electric current and the related things which are there in this chapter. So I hope आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। और इसमें हमने ना कोई फॉर्मूला पढ़ा है, हमने जैसे इसमें थोड़े से रूल देखे हैं, कोई भी चीज़ को पता करने के रूल देखे हैं, कुछ लॉज भी हमने इस चैप्टर में नहीं देखे हैं। और बेसिकली ये आपका एकदम बेसिक है। जैसे आपने 8th में कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का और भी बेसिक थिंग आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, तो ये जस्ट बेसिक था। अब जब आप 12th में जाएंगे तो एकदम ऐसा सिलेबस मिलेगा आपको, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड कम्प्लीटली मैग्नेटिज्म पे आपको बहुत बड़ी ब्रांच मिलेगी। 2-3 चैप्टर आप 4 चैप्टर आप पढ़ेंगे एंड इन्जॉय करेंगे। ठीक है? सो ये चीज़ अच्छे से समझ लो, ये चैप्टर अभी अच्छे से समझ लो, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट थियरी। और थियरी भी ऐसा नहीं कि मतलब पूरा मग्गू टाइप की थियरी कि रटना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको समझना है यहाँ पे, और समझ में आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें आप अपने आसपास देख रहे हैं। मैग्नेट आपने देखा है, मैग्नेट के एक्सपेरिमेंट्स कर लो थोड़े से, अगर घर में कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो जेएनवी जा करके अपने टीचर्स को बोलना कि करवाएं। तो कोशिश करो कि एक आध छोटी मोटी मैग्नेट लाके, और सर्किट्स बनाने तो हम सबको आते हैं। तो ट्राई दी एक्सपेरिमेंट, यू विल गेट दी कंसेप्ट की क्या कंसेप्ट है। उसके अलावा डायरेक्शंस के लिए हमने फ्लेमिंग्स के रूल पढ़े हैं। तो ये सब बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, तो इनको अच्छे से, आई एम सेइंग इट अगेन, क्योंकि अगर आपने अभी समझ लिया, 12th विल बी सो ईजी। क्योंकि 12th में जब आप जाएंगे तो 12th में आपकी कितनी 4 या 5 मेन ब्रांच हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रांच है, कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें 4-5 चैप्टर हैं। ठीक है? उसके बाद मैग्नेटिज्म एक ब्रांच है, उसमें 4-5 चैप्टर हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, अगेन दीज टू आर क्या कहना चाहिए, कनेक्टेड। ठीक है? उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स है आपका एक ब्रांच, तो विच इज़ अ सेपरेट ब्रांच, और उसमें से आप कुछ भी नहीं देख सकते। वहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब चीज़ें हैं जो कि आप नहीं देख सकते। लेकिन 12th का जो सिलेबस है उसमें से मेन चीज़ें क्या हैं? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, फिर आपका ऑप्टिक्स है शायद, एंड मॉडर्न फिजिक्स। हाँ, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म आपका पूरा हाफ सिलेबस ऑफ द 12th बना लेता है। तो अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया अभी, 12th इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। तो अच्छे से समझ लो। मैंने ये बात बहुत बार बार बोली है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखना है पूरे लेक्चर्स को। और बहुत ज़्यादा लेक्चर्स भी नहीं हैं, और आधे घंटे के ही हैं। सो समझ लो, ताकि आपका 12th आसान हो। बस, अब बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं। सो थैंक यू। नाउ नेक्स्ट चैप्टर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।